Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Qasim from the Department of Physics at Karwan Model College, Kohat. Today our topic is rectification and transistor from the 17th chapter of the second year electronics. इस चैप्टर के बाद इस लेक्चर के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, इसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बाद ट्रांजिस्टर, इन चीज़ों को समझने के हम इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की कि रेक्टिफिकेशन जो है वो किस तरह का प्रोसेस होता है और इसमें होता क्या है। रेक्टिफिकेशन में हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी ईसी करंट को हम डीसी करंट में जो है कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है रेक्टिफायर। अब ऐसा करते क्यों हैं? हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है डीसी करंट की, फिर उसको हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? इसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि ऑपरेशन करते हैं डीसी करंट पर, जैसे कि रेडियो हो गया और टीवी का रिसीवर हो गया। इनके लिए ज़रूरत होती है डायरेक्ट करंट की। अब डीसी करंट जो है ईसी करंट की हमें कन्वर्जन की डीसी करंट में क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे पास डीसी करंट के सप्लाईज मौजूद हैं, जैसे कि बैटरीज हो गई। उसकी वजह ये है कि वो तो एक महंगी है और दूसरी शॉर्ट लाइफ है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसके ज़रिए हम अल्टरनेटिंग करंट को जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आमतौर पर डायोड को हम जो है यूज़ करते हैं एज रेक्टिफायर, यानी इस प्रोसेस के लिए। डायोड जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट पर हमसे अल्टरनेटिंग करंट लेता है, जबकि आउटपुट पर ये हमें जो है डायरेक्ट करंट दे देता है, एक ऐसा करंट जिसका जो यूनिडायरेक्शनल में मोशन कर सके, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब इसकी अटैचमेंट हम कैसे करते हैं या ये काम कैसे करता है? फॉरवर्ड बायसिंग के नतीजे में जो डायोड है ये करंट को पास करता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि ये बायसिंग क्या है। बायसिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टर्मिनल को अटैच करते हैं, यानी बैटरी के टर्मिनल डायोड के टर्मिनल के साथ जब हम अटैच करते हैं तो इस प्रोसेस को बायसिंग कहा जाता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग ये है कि जब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम अटैच कर ले तो इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और इस फॉरवर्ड बायसिंग के नतीजे में डायोड जो है वो टोटली करंट को अलाउ करेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि तब ये कंडक्टर बन जाएगा। तो ये टोटली करंट को अलाउ करेगा, ये लो रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, तो इस तरह सर्किट में आसानी से करंट गुजरना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन रिवर्स बायसिंग के नतीजे में रिवर्स बायसिंग क्या है? जब हम डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, यानी कि डिफरेंट टर्मिनल हम अटैच करते हैं, तो फिर इस नतीजे इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग के नतीजे में जो करंट है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। अब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है इसके दो टाइप हैं। पहला जो टाइप है वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, सेकेंड टाइप जो है वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है? इसमें हम हाफ वेव को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में और हाफ वेव जो है उसको हम छोड़ देते हैं। इसका जो सर्किट है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये ट्रांसफार्मर है। और ये आपको नज़र है कि इस सर्किट में एक डायोड जो है वो हमने लगाए हुए है, दूसरा हमारे पास लोड है, और यहाँ पर हमें आउटपुट जो है वो हमारा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट मिलेगा। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कॉइल होते हैं, जिस कॉइल के साथ हम इसी करंट को अटैच करती है उससे हम कहते हैं कि ये क्या है? प्राइमरी कॉइल है। और ये प्राइमरी कॉइल में से जब करंट गुजरेगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये इसी करंट है तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा इस रीजन में। जब ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये आ जाएगा, ये कंडक्टर आ जाएगा, तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ में पढ़ा है कि यहाँ पर इंडक्शन ऑफ ईएमएफ हो जाएगी, और ये ईएमएफ जो है करंट को रिड्यूस करेगा इस सर्किट के क्रॉस, डायोड के क्रॉस और लोड रेजिस्टर के क्रॉस। तो इस सर्किट में इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट गुजरना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास वोल्टेज ईसी है, करंट ईसी है, तो इसके लिए वोल्टेज जो है वो भी अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि उसका कुछ पोर्शन, जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, कुछ पोर्शन इसका पॉजिटिव है और कुछ पोर्शन जो है इसका नेगेटिव है। इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? इसकी पोलैरिटी है। ये अपनी पोलैरिटी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है चेंज करता रहता है, कभी ये पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ज़ीरो। तो इस तरह इसको हम क्या बोलते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, और इसका जो वोल्टेज होगा उससे हम बोलते हैं कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं V = VM × sin of ओमेगा t। VM क्या है? VM जो है
ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। और साइन ऑफ ओमेगा टी यानी ये किस तरह मोशन करेगा, ये साइन वेव की फॉर्म में जो है मोशन करेगा। इस वजह से यहाँ पर इसके साथ हम साइन लगाते हैं। अब जैसे ही इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर करंट जो है वो गुजरना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल यानी इस साइकिल, ये जो पॉजिटिव साइकिल आपको नजर आ रहा है, ये जब इधर से गुजरेगा तो इसके लिए ये डायोड D1 जो है ये ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग के नतीजे में यहाँ से करंट जो है वो गुजरना स्टार्ट हो जाएगी इधर से, और हमें इधर आउटपुट में इसका पहला हाफ साइकिल मिल जाएगा। लेकिन जब इसका सेकंड हाफ साइकिल होगा, ये वाला साइकिल, एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल और दूसरा नेगेटिव साइकिल। जब इस डायोड में से नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा, और रिवर्स बायसिंग के नतीजे में डायोड जो है ये करंट को स्टॉप कर देगा। तो ये देख रहे हैं आउटपुट में इधर हमें जो है इसका सेकंड हाफ साइकिल नहीं मिला। तो इस तरह से आधा वेव जो है हम इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के जरिए रेक्टिफाई कर देंगे और आधा जो है हमसे रह जाएगा। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है। अब जब सेकंड हाफ साइकिल के लिए डायोड जो है ये रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायसिंग के नतीजे में चूंकि करंट जो है वो स्टॉप कर जाता है, तो रेजिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज वो मैक्सिमम होता है। रेजिस्टर के क्रॉस जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, पीक इनवर्स। इस मैक्सिमम वोल्टेज को हम कहते हैं कि ये पीक इनवर्स वोल्टेज है। इसके बाद बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरे वेव को रेक्टिफाई करते हैं। इसके लिए जो सर्किट हम यूज़ करते हैं वो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। इस सर्किट को हम बोलते हैं सेंटर टैप डिज़ाइन सर्किट। इसमें भी हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है और इसके अलावा इसमें हमारे पास दो डायोड होते हैं D1 और D2। यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है इसको हम सेंटर टैप कर लेते हैं। सेंटर टैप का मतलब ये है कि इसको हम बीच में से एक और टर्मिनल C ले लेते हैं ताकि हमें पॉइंट A और पॉइंट B पर सेपरेट वोल्टेजेस मिल सकें। अब दोबारा यहाँ प्राइमरी कॉइल में से जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो यहाँ पर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल जो कि ये आपको नजर आ रहा है इसमें क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ पर इस सर्किट में करंट गुजरना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हाफ साइकिल में यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इस हाफ साइकिल में D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा और D2 जो है ये रिवर्स बायस बन जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग के नतीजे में D1 जो है ये करंट को अलाउ करेगा और D2 जो है ये करंट को बंद कर देगा। तो इस तरह से पहले हाफ साइकिल में हमें हाफ वेव रेक्टिफाई मिल जाएगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी तो D1 जो है ये रिवर्स बायस बन जाएगा और D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। जब D1 रिवर्स बायस बन जाएगा तो ये करंट को स्टॉप कर देगा और D2 जब फॉरवर्ड बायस बन जाएगा तो ये करंट को अलाउ कर देगा। तो इस तरह से हमें जो है ये नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट में ये भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा फुल वेव जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। इसका एक छोटा सा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए ज़रूरी है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कि वो क्या हो, सेंटर टैप हो। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर जो है एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से, और इसके ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी कि इसके 3 टर्मिनल होते हैं। इसको हम किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं एज एम्पलीफायर, डिटेक्टर और स्विच के तौर पर। एम्पलीफायर की एग्जांपल जो है वो स्पीकर है। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर जो है ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो कि जिसका फंक्शन डिपेंड करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि करंट जो है वो 2 चीज़ों की वजह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिटिव होल। अगर एक रीजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिर उससे हमने बोलना है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। अगर होल ज़्यादा है तो फिर उसको हमने कहना है कि ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो तादाद में कम होगी उसे कहा जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके बाद इसका दूसरा टाइप है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर जो है एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसका फंक्शन डिपेंड करता है ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इसकी एग्जाम्पल जो है मिल जाती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हमारे कोर्स में शामिल है ओनली बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर जो है इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें 2 जंक्शन होते हैं, यहाँ पर डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक ये वाला जंक्शन है और दूसरा ये वाला जंक्शन। इसी तरह इसमें एक ये वाला जंक्शन है और दूसरा ये वाला जंक्शन है।
ये हम बनाते हैं दो तरीक़ों से। इसमें एक पीएनपी होता है और दूसरा एनपीएन होता है। ये आपको नज़र आ सकता है, ये एनपीएन है और ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा अब अगर इसकी पार्ट्स की बात की, ये जो आपको डायग्राम में नज़र आए, ये इसका आउटपुट में जैसे आपको एक सर्किट में नज़र आता है, ये वो है और ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। अब इसकी पार्ट्स की बात करते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है उसे कहा जाता है एमिटर। ये हाईली डोप किया जाता है। डोपिंग का मतलब है इम्प्योरिटी ऐड करना, यानी एक मटेरियल में किसी दूसरे मटेरियल के एटम्स को ऐड करना, इसको कहा जाता है डोपिंग प्रोसेस। एमिटर जो है इसको हम हैवीली डोप करते हैं और इसका फंक्शन जो है वो चार्जेस को एमिट करना होता है। इसके बाद कलेक्टर इसका दूसरा पार्ट होता है। कलेक्टर जो है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चार्जेस को कलेक्ट करता है। इसके बाद इसके बीच में बेस होता है जो कि लाइटली डोप होता है और इसका ये मिडल रीजन होता है, इसको हम बेस बोलते हैं। कैपिटल वी से इसको डिनोट करते हैं। ये जो एरो आपको नज़र आ रही है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, जबकि कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होता है। तो ज़्यादा करंट जो है वो एमिटर जंक्शन से गुजरना स्टार्ट हो जाती है, जबकि कलेक्टर जंक्शन जो है वो करंट को जो है स्टॉप कर देता है। और इस तरह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जिसके नतीजे में कलेक्टर जो है वो चार्जेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लेता है। सारे चार्जेस जो है वो जाते हैं एमिटर से, क्योंकि एमिटर जो है वो चार्जेस को एमिट करता है। जब चार्जेस को ये एमिटर एमिट करेगा तो इधर से गुजरने के बाद पहले वो बेस रीजन में जाएंगे, फिर उसके बाद कलेक्टर रीजन में जाएंगे। चूँकि बेस जो है वो लाइटली डोप है, जितना लाइटली डोप होगा उतना करंट जो है वो स्मॉल होगा। तो कुछ करंट जो है वो कंस्टिट्यूट हो जाएगा एक बेस रीजन में थ्रू बेस रीजन, और ज़्यादा करंट जो है वो बन जाएगा कलेक्टर रीजन में। तो इस पूरे जो एमिटर का जो करंट है या इस पूरे ट्रांजिस्टर का जो करंट है वो बराबर हो जाएगा एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब अगर आपके पास पीएनपी है, ये वाला ट्रांजिस्टर है या ये वाला ट्रांजिस्टर है, तो इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर हमें मौका मिले कि हमने किसको यूज़ करना है तो हम प्रायोरिटी देते हैं एनपीएन को। इसकी वजह क्या है कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है और पीएनपी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, पॉजिटिव होल्स है। तो इस वजह से हम प्रायोरिटी देते हैं इसको, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है पॉजिटिव होल से। So ये हमारा था ट्रांजिस्टर और रेक्टिफिकेशन। If you have any question, any ambiguity, please you can ask. You will be highly appreciated and thanks.